नमस्कार मित्रों। इस वीडियो सेशन में हम पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 21D को समझेंगे और ये संबंधित है कन्वेंशन कंट्रीज से। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने कन्वेंशन एप्लीकेशन के बारे में जब चर्चा की तो कन्वेंशन कंट्रीज़ का भी जिक्र आया। स्क्रीन पर आप एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन देख रहे हैं जिसमें सीधे सीधे ये नहीं लिखा है कि फॉरेन कंट्रीज़, बल्कि 3-4 तरह से इसको उल्लिखित किया गया है। तो फॉरेन कंट्री नहीं कह रही है, क्या कह रही है? कंट्री कह रही है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, यूनियन ऑफ कंट्रीज़, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 4 तरह की संस्थाओं का उल्लेख है। एक एक करके समझते हैं। कंट्री ये सबसे सरल स्थिति है। अगर कोई इन्वेंटर पहले किसी एक देश में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करे, जैसे उसने मान लीजिए कि किसी में भी की, फ्रांस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये देश भारत द्वारा कन्वेंशन कंट्री के रूप में अधिसूचित है, तो उस देश की फाइलिंग को भारत में प्रायोरिटी क्लेम के लिए स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी स्थिति है जब देशों का समूह, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। तो कभी कभी कई देश मिलकर एक रीजनल पेटेंट सिस्टम बनाते हैं। जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मिलकर एक संस्था बनाई है, उसको एरिपो कहते हैं। उसकी फुल फॉर्म है अफ्रीकन रीजनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऐसी संस्था कन्वेंशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती है और भारत उसे मान्यता देता है, तो उसकी फाइलिंग भी कन्वेंशन फाइलिंग मानी जाती है। अब एक और कैटेगरी है इसमें, वो तीसरी कैटेगरी है कि देशों का समूह। तो कुछ स्थिति में कई देश मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, जैसे यूरोप में बनी है EPO, यूरोपियन पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके तहत भी स्वीकार किया जाता है। और चौथा है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जिन्हें कई देशों ने मिलकर स्थापित किया है और जो पेटेंट प्रोसीजर को संचालित करती हैं। जैसे यूरोप में कई देश मिलकर के पेटेंट फाइलिंग करते हैं, तो वो पेटेंट एप्लीकेशन सेक्शन 133 के तहत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर भारत को नोटिफाई कर रखा है, तो वहाँ की फाइलिंग भी कन्वेंशन फाइलिंग के रूप में मान्य हो सकती है। तो एनी फॉरेन कंट्री क्यों नहीं लिखा इसमें डेफिनेशन में? तो पेटेंट लॉ का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसे हमें समझना होगा। जैसे रेसिप्रोकल होता है कोई चीज़, कि जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा ही हम आपके साथ करेंगे। तो अगर किसी इन्वेंटर ने पहले किसी एक देश में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की जो भारत के साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन का सदस्य नहीं है, भारत के साथ नहीं रखा उसने संबंध, तो क्या उसे भारत में प्रायोरिटी बेनिफिट मिलना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उस देश के साथ कोई रेसिप्रोकल अरेंजमेंट नहीं है। तो भारत उस फाइलिंग को प्रायोरिटी देने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए पेटेंट एक्ट ये स्पष्ट करता है कि कन्वेंशन कंट्री वही होगी जिसे धारा 133 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचित किया गया है। सेक्शन 133 तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चर्चा कर लेते हैं कि इसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ये अधिकार रखती है कि वह किन देशों या संगठनों को कन्वेंशन कंट्री के रूप में मान्यता देगी। जब सरकार किसी देश को नोटिफिकेशन के माध्यम से कन्वेंशन कंट्री घोषित करती है, तब उस देश में की गई फाइलिंग को भारत में प्रायोरिटी क्लेम के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इससे पेटेंट सिस्टम में लीगल सर्टेनिटी आती है और इंटरनल कोऑपरेशन ये भी सुनिश्चित हो जाता है। अब एग्जामिनर की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या एप्लीकेंट स्वयं तय कर सकता है कि कोई देश कन्वेंशन कंट्री है? नहीं, स्वयं तय नहीं कर सकता। ये निर्णय एप्लीकेंट का नहीं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। केवल वही देश या ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन कंट्री माने जाएंगे जिन्हें सेक्शन 133 के अंतर्गत नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित किया गया हो। तो व्यावहारिक अर्थ इसका क्या हुआ कि यदि किसी एप्लीकेंट ने पहले किसी नोटिफाइड कन्वेंशन कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है, तो वह भारत में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते समय उस अर्लियर फाइलिंग डेट को प्रायोरिटी डेट के रूप में क्लेम कर सकता है। लेकिन यदि पहली फाइलिंग किसी नॉन कन्वेंशन कंट्री में हुई है, तो उसे भारत में प्रायोरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत में फाइलिंग की गई डेट ही एक्चुअल फाइलिंग डेट मानी जाएगी।
मित्रों, कन्वेंशन कंट्री की ये व्यवस्था वास्तव में इंटरनेशनल ट्रस्ट का आधार है। जब भारत किसी देश को कन्वेंशन कंट्री के रूप में मान्यता देता है तो इसका अर्थ है कि दोनों देशों के बीच म्यूचुअल रिकॉग्निशन का संबंध है। यदि हम उनकी फाइलिंग का सम्मान करेंगे तो वे भी हमारी फाइलिंग का सम्मान करेंगे। इस प्रकार पेटेंट लॉ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉपरेशन के ऊपर आधारित होता है। अब एक नीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि क्या कन्वेंशन कंट्री की व्यवस्था ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है? बिल्कुल, लेकिन यह केवल ग्लोबलाइजेशन नहीं है, यह ग्लोबल कॉपरेशन और नेशनल सॉवरेनिटी के बीच संतुलन है। इन्वेंशन सीमाओं से परे होती है, लेकिन प्रत्येक देश की लीगल सॉवरेनिटी भी महत्वपूर्ण है। केवल वही देश कन्वेंशन कंट्री माना जाता है जिसे भारत विधिक रूप से मान्यता दे दे। ये हमारे कानून में लिखा है। तो इस पूरी चर्चा का सार है मित्रों कि हर फॉरेन एप्लीकेशन प्रायोरिटी नहीं बनती, केवल वही फाइलिंग प्रायोरिटी बन सकती है जो किसी कन्वेंशन कंट्री में की गई है। इसलिए कन्वेंशन कंट्री शब्द केवल भौगोलिक नहीं है, यह एक विधिक संबंध का प्रतीक होता है। यह रेसिप्रोकल ट्रस्ट के ऊपर आधारित होता है। जहाँ पारस्परिक मान्यता हो वहीं प्रायोरिटी का सम्मान होगा। तो मित्रों, इसी संदेश के साथ में आज की इस धारा पर हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।